हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 4 नवंबर 2020 वर्कशीट नंबर 51 को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से ही है और आज हमने मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ना है। एज यू नो, मेंडल कौन था? ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसिडर किया जाता है और उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे मटर के पौधे के ऊपर और उसने कुछ लॉ बना के दिए हमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड। उन लॉ के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे वो गार्डन पी के पौधे पर किए थे और उसने ये देखा कि जब उसने दो तरह के पौधे लिए, एक टाल प्लांट लिया और एक शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ प्लांट लिया, तो उसने देखा कि जो उनकी हाइट है, नए जो पौधे बने उनकी हाइट या तो टाल ही हुई या ड्वार्फ हुई। उनका मीडियम कोई भी करेक्टर नहीं बना, या यूँ कहो कि उनके जो गुण थे उनमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई। प्योरली या तो वो टाल प्लांट जैसे थे या वो प्योरली ड्वार्फ प्लांट जैसे थे। उसने अपने कंक्लूजन को निकालने के लिए लगभग 30,000, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 30,000 मटर के पौधों को उसने कई साल तक उगाया और अपने कंक्लूजन को कहीं एक जगह पर वो लिखता गया और उसके बाद उसने उनके बेस पे कुछ लॉ बनाए। तो लॉ के बारे में ही आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले उसने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने एक वायलेट कलर के पौधे लिए और एक वाइट कलर के पौधे लिए और जब उनकी पोलिनेशन करवाई उसने जब उसने उनकी क्रॉस पोलिनेशन करवाई तो उसने देखा कि जो F1 जनरेशन वहाँ पर बन के आई, उस F1 जनरेशन में सारे पौधे वायलेट कलर के ही थे। यानी कि एक पौधा बैंगनी रंग का, दूसरा सफ़ेद रंग का, लेकिन नए जो उनसे नए पौधे बने वो सब कैसे बने? वो वायलेट कलर के ही बने। तो उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जो F1 जनरेशन में करेक्टर आता है वो डोमिनेंट करेक्टर है, वो प्रभावी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वायलेट कलर और वाइट कलर में से कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावी है? वायलेट कलर वाला। और जब उसने F1 जनरेशन के ही दो वायलेट कलर वालों के बीच में फिर से पोलिनेशन करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया, ऐसा ही उसने एक पौधा और ले लिया, उनके बीच में जब पोलिनेशन करवाया तो उसने देखा कि 3 पौधे तो बने अब फिर से वायलेट कलर के, लेकिन अब एक पौधा वाइट कलर का भी बन गया। तो उसने इसके बेस पे एक लॉ दिया, उसका नाम रखा उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आइए उस लॉ के बारे में देखते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने बताया कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है कहीं पर क्रोमोजोम्स, देखिए एक होता है होमोजाइगस। अगर कंडीशन होमोजाइगस को आप कैसे पहचानोगे? अगर कहीं ये लिखा है ये होमोजाइगस है, दोनों सेम टाइप के हैं, ये भी दोनों स्मॉल लेटर, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, और एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये कैसी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, उस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो दो एलील हैं, एक कैपिटल टी एलील है, दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा एलील है रिसेसिव के लिए, तो उन दोनों में से यदि एक दूसरे को मास्क कर ले, घेर ले, उसको दबा ले, तो जो दबाएगा वो डोमिनेंट कहलाएगा और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव। तो यही उसका लॉ था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में यदि एक एलील दूसरे को मास्क कर रहा है तो वह प्रभावी है और जो अपने आप को अपीयर नहीं कर पा रहा वह रिसेसिव है। और रिसेसिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से, और डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलील को आप पहचान सकते हो, अगर वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है तो वह डोमिनेंट है और स्मॉल से किया है तो वो रिसेसिव है। तो उसके बेस पे डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। डोमिनेंट कौन सा होगा? वह ट्रेट या करेक्टर जो F1 जनरेशन में आपको दिख रहा है। जैसे कि आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि एक वायलेट कलर का था, एक वाइट वाला था, और F1 जनरेशन में सारे कैसे बन गए? वायलेट कलर के, वाइट का एक भी नहीं आया। तो इसका मतलब वायलेट कलर कैसा है? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का अर्थ क्या हुआ? प्रभावी। तो प्रभावी गुण हमेशा F1 जनरेशन में दिखता है। और रिसेसिव कौन सा होता है? रिसेसिव वो वाला एलील है जो अपने आप को डोमिनेंट की प्रेजेंस में कभी शो नहीं कर सकता। अब स्मॉल टी जो है कैपिटल की प्रेजेंस में कभी अपने आप को शो नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरा पेयर
एलील का पूरा पेयर ही कैसा है, दोनों ही अगर ड्वार्फ के हैं तो वो अपने आप को अपीयर करेगा, तो पौधा बोना होगा। अगर दोनों ही स्मॉल टी वहाँ पर हैं, अगर एक कैपिटल टी आ गया तो वो अपने आप को प्रभावी रूप से दिखाएगा, छोटे को स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो इसी का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला उसका लॉ था लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का मतलब क्या है कि जब सेग्रेगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, तो इसमें ये बात बताई उसने कि द पेयर ऑफ एलील सेग्रेगेट फ्रॉम ईच अदर, ये जो पेयर है ये अलग अलग होगा और उसमें से हर गैमेट में एक जरूर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, सेग्रेगेशन के दौरान जो भी पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम्स हैं या जो जीन्स हैं वो गैमेट के बनते समय अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारे हर गैमेट के अंदर हमारे पास पूरा एक पेयर है। अब उदाहरण के लिए हम अपनी हाइट के बारे में एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हाइट का एक पेयर है, एक हमारे पास मदर से आया है, एक हमारे पास फादर से आया है, तो हमारे पास पूरा एक पेयर हो गया। लेकिन उस पेयर में से जब हमारे गैमेट आगे बनेंगे, हमारा जो स्पर्म बनेगा या फीमेल है तो हमारा एग जो बनेगा, उसमें हमारे पेयर में से एक ही आगे जाएगा। तो इस एक को आगे जाने को हम क्या कहेंगे, सेग्रेगेशन। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या है? मोनो का मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है सिंगल, तो ऐसा क्रॉस जिसमें वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही स्टडी किया जाए। तो द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो उसने एक ही करेक्टर को लेके जब स्टडी की तो उसने हाइट वाले करेक्टर को लेके स्टडी की थी। तो उसके बेस पे उसने ऑब्जर्वेशन देखी। उसने क्या देखा कि 3 पौधे लंबे वाले बने और एक पौधा बौना बना F2 जनरेशन में। लेकिन शुरू की जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे के सारे पौधे लंबे बने, अर्थात डोमिनेंट करेक्टर कौन सा हुआ, लंबे वाला। अब इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने हैं। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। देखिए डोमिनेंट एलील क्या होता है, इट इज ए, ये वेरिएशन लिखा वर्जन आएगा, इट इज ए वर्जन ऑफ ए जीन दैट विल प्रोड्यूस ए सर्टेन फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब है जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे आप बाहर से दिखते हो, कोई बाहर से गोरा दिखता है, कोई लंबा दिखता है, वो उसका क्या है, फिनोटाइप। तो ए डोमिनेंट एलील इज ए वर्जन ऑफ ए जीन दैट विल प्रोड्यूस ए सर्टेन फिनोटाइप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एलील, यानी कि दूसरे की प्रेजेंस में भी जो अपने आप को दिखा पा रहा है उसे हम क्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया आपका एक पेयर, इस पेयर में ये अपने आप को दिखा पा रहा है इसकी प्रेजेंस में भी, तो ये जो दिखा पा रहा है ये क्या है, डोमिनेंट। और दूसरा डेफिनेशन है ए रिसेसिव एलील इज ए वर्जन ऑफ जीन विच मस्ट बी होमोजाइगस। तो जो रिसेसिव वाला है वो अगर होमोजाइगस होगा, दोनों एक ही जैसे होंगे, तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। फिनोटाइप का मतलब बाहर से देखने पर, तो ये बाहर से देखने पे बौना होगा, तो ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है जब ये पूरा पेयर है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, रिसेसिव अकेला अपने आप को शो नहीं कर सकता, पेयर होगा तभी शो करेगा। और डोमिनेंट अकेला होते हुए भी दूसरे को दबा लेगा, खुद अपने आप को शो करेगा। तो ये वाला टॉल होगा, ये वाला ड्वार्फ होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक स्केच के द्वारा आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को दिखाना है, तो इसको आप डिटेल में देखिए। तो स्क्रीन को आप हॉरिजेंटल कर लीजिए, यहाँ पर अब आप देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर एक पौधा टाल है, कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी ड्वार्फ है। तो जब इनके गैमेट बनेंगे, गैमेट बनते समय ये अलग अलग हो जाएंगे, एक टी कैपिटल और ये स्मॉल। जब इनके बीच में आप क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेंगे, सारे के सारे पौधे। अब पहले की तीसरे से करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। फिर पहले की चौथे से करवाओगे तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी।
फिर इसकी करवाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसकी चौथे से करवाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे पौधे दिखने में कैसे होंगे आपके, सारे टाल होंगे, क्योंकि सबके पास एक कैपिटल टी आ चुका है। तो ये F1 जनरेशन होगी आपकी, ठीक है। और अगर हम अब F1 जनरेशन के बीच में फिर से सेल्फ पोलिनेशन करवाएं, क्योंकि ये जो पौधे बने थे सभी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, अगर इनकी हम फिर से क्रॉसिंग करवाएं, सेल्फ पोलिनेशन, सॉरी क्रॉसिंग नहीं करवानी, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है इनके फूल और इनके फूल, क्योंकि एक ही जैसे हैं दोनों, एक ही वैरायटी है, इनके बीच में अगर आप करवाओगे तो अब गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसकी क्रॉसिंग करवाओगे तो ये पुनेट स्क्वायर चार्ट बनेगा। पुनेट स्क्वायर चार्ट में आपको जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो क्या हैं, इनमें से एक पौधा कैपिटल टी वाला, दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक स्मॉल टी वाला। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 पौधों में से 3 पौधे कैसे हैं, 3 पौधे उनमें से लंबे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं पहले तीनों के 3 पौधों में कैपिटल टी है, लंबे हैं, और एक पौधा कैसा है, स्मॉल टी वाला ड्वार्फ है। तो रेशो क्या आई, 1:1 रेशो तो है इसकी जीनोटाइप, जीन्स के अकॉर्डिंग ये एक अलग है और ये दो एक जैसे हैं, ये एक जैसा है। तो 1:1 रेशो इसकी जीनोटाइप होगी, जो इसका जेनेटिक मेकअप है। और बाहर से दिखने में 3 लंबे हैं और एक बौना है, तो वो रेशो कौन सी होगी, फिनोटाइप बाहर से दिखने में। तो ये जो पूरा क्रॉस है कौन सा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आपने ये पूरा का पूरा अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस कैपिटल टी को, ये जो आपने गैमेट बनाए थे, आप इनको पहले की क्रॉसिंग हमेशा तीसरे से होती है तो कैपिटल टी, पहले की चौथे से होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस दूसरे की इससे होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसकी फिर फोर्थ से होगी कैपिटल टी स्मॉल टी सॉरी। तो ये एक प्योर लंबा है, ये दोनों हाइब्रिड लंबे हैं, और ये एक प्योर बौना। तो रेशो क्या होगी, ये 3 तो लंबे दिख रहे हैं तो 3:1 तो होगी इसकी बाहर से दिखने वाली फिनोटाइप, और जीन्स के अकॉर्डिंग 1:2:1, ये कौन सी रेशो होगी, ये उसकी जीनोटाइप होगी। जीन्स के अनुसार ये एक अकेला एक जैसा है, ये दो एक जैसे हैं, और ये एक जैसा है। तो इसमें रूल क्या निकला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या बात देखी, उसने ये बात देखी कि जो पौधे दिखने में लंबे हैं, ये पौधे दिखने में दोनों ही लंबे थे, उनसे भी बौना पौधा बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इनके पास बौनेपन का या रिसेसिव वाला जीन था, इनके पास वो एलील आया हुआ था। भले ही इनमें नहीं दिखा, लेकिन इनके पास वो था, अगली जनरेशन में वो दिख गया। तो इसी के बेस पे एक आपका 4th क्वेश्चन आएगा, बड़े ध्यान से देखना आपने उसको। उससे पहले 3rd क्वेश्चन आपका, डिफाइन हेट्रोजाइगस। ये मैं आपको समझा चुका हूं। वैसे हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, इफ इट रेफर टू हैविंग इनहेरिटेड डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब अगर आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दिया तो ये एग्जांपल है हेट्रोजाइगस का, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक कैपिटल टी वाली और एक स्मॉल टी वाली। तो डिफरेंट फॉर्म्स किस चीज़ की हैं, दोनों की दो, ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। जीन एक ही हाइट वाला, लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, से हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। और ये अगर हो जाती तो ये होमोजाइगस है, दोनों कैपिटल होते, और अगर दोनों स्मॉल हैं तो वो भी होमोजाइगस कंडीशन है। इसके बाद का क्वेश्चन ध्यान से समझना आपने, ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। मतलब क्या है, क्या कोई ऐसा गुण ऐसा हो सकता है कि कोई गुण हमारे अंदर तो आ जाए लेकिन हमारे अंदर एक्सप्रेस ना हो, इसे एक्सप्लेन करना है। देखिए अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा था, उसमें क्या था, वो पौधा बाहर से दिखने में, ये वाला पौधा कैसा दिख रहा था, हमें लंबा दिख रहा था, क्योंकि इसमें कैपिटल टी आ गया डोमिनेंट वाला। लेकिन इसके पास ये देखो, एक ये वाला करेक्टर भी तो है, ये इनहेरिट तो हुआ है, आया तो है इसके पास, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये रिसेसिव है। तो इसका मेन जो आंसर वो ये है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, तो उस हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि ट्रेट का मतलब गुण, इनहेरिट तो हुआ है, ये आया तो है, बट ये अपने आप को एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंट है, और डोमिनेंट
कभी भी रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता। रिसेसिव तो तभी एक्सप्रेस होता है जब पूरा पेयर ही रिसेसिव का हो, दोनों एलील ही रिसेसिव के हों। तो ये बात विशेष थी। अब इसका आंसर आप यहाँ से यूं का यूं लिख सकते हो, व्हेन ए टाल प्लांट वाज क्रॉस विद ए शॉर्ट प्लांट। जब टाल प्लांट को आपने शॉर्ट वाले से क्रॉस करवाया था तो उसमें F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे बने थे, टाल बने थे। लेकिन जब हमने ऐसे ऐसे दो टाल की क्रॉसिंग करवाई थी तो उसमें क्या बने थे, उसमें टोटल 4 पौधे बने थे। उन 4 में एक कैपिटल टी और 2 बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, स्मॉल टी है, और एक बना था स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में आपने देखा कि बोने हैं। देखो ये दोनों पेरेंट लंबे हैं, लेकिन उनसे बनने वाला एक बोना कहाँ से बन गया, तो ये यहीं से तो बना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एक जो जीन है वो इनके पास तो था, इनहेरिट तो हुआ था, इनके पास तो आया था, लेकिन इनमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि इनमें डोमिनेंट अपना कैरेक्टर दिखा रहा था। तो वो भी अपने आप को अगली जनरेशन में एक्सप्रेस कर गया, क्योंकि एक्सप्रेस तभी होगा रिसेसिव वाला जब उसका पूरा पेयर हो जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, इसे आप ध्यान से लिख लीजिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसे अच्छे से 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखो, समझो, रीडिंग करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क, एंड थैंक यू वेरी मच।